एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम के पेपर में बच्चों प्राइसिंग डिसीजन हम लोग देख रहे थे। पार्ट 4 मैंने आपको बता दी है, उसमें मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे। उसी में जो है अलग अलग मेथड्स में मैंने कुछ मेथड्स के क्वेश्चंस आपको मैंने खुद सॉल्व कराए, बाकी बुक में देख के आपको खुद भी करने हैं और फिर अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एक पॉइंट है, उसमें प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल एनालिसिस भी बता रहा है साथ में, और प्रोडक्ट जो है अगर एक्सपोर्ट किया जाता है उसको निर्यात किया जाता है तो निर्यात की कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले मैं आपको ये पॉइंट वापस समझा देती हूँ और फिर उसके बाद इसके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो निर्यात है तो उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने के लिए अगर आपको जब वस्तु मार्केट में इंडियन मार्केट में सेल करनी है और उसकी बजाय अगर आपको मार्केट में जाके फॉरेन मार्केट में सेल करनी, तो इसमें कुछ डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको जो है समझना होगा कि ये डिफरेंस क्या है ना। तो आपको क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लागत आपकी बढ़ जाती है अगर आप बाहर माल को भेजते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो है समुद्री रूट से माल भेज रहे हैं आप या बाय एयर भेज रहे हैं, तो उसकी पैकेजिंग जो होती है वो कुछ अलग तरीके से आपको करनी पड़ेगी, तो उसकी पैकेजिंग का कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ जाता है। इसी तरह से आपकी ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो है बाहर ले जाना माल को इतना आसान नहीं है। उसकी रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि वहाँ पर किस प्रकार का फैशन चल रहा है, वो चीज़ आपकी और चलेगी भी या नहीं चलेगी, वहाँ के मार्केट में वो सेल होगी भी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको मार्केट में वहाँ पे माल को सेल करना होता है। इसी तरह से वहाँ पे आपको सेल्स प्रमोशन स्कीम्स भी डालनी पड़ेंगी और उसके आधार पे जो माल को सेल करना होगा। कस्टम ड्यूटी के चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। दैट मीन्स मतलब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट के फील्ड में फेस करने होंगे। तो ये तो लागत में, इससे लागत आपकी वस्तु की बढ़ सकती है और लागत में कई बार कमी आती है। कमी आने की लागत में कमी आने की वजह क्या हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी जो है सेंसिटाइज्ड होती है, वो सोचती है कि आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट मार्केट में जाए, मार्केट में फॉरेन मार्केट में जाए, तो एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड रहती है सरकार भी, तो आपको सब्सिडीज़ देती है कि आप उन मार्केट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चैलेंज ले रहा है तो उसके पास में कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ या गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशंस होने चाहिए। तो वो प्रमोशंस अगर उसको दिए जाते हैं तो मार्केट को जाए, बाजार में मार्केट में जाके फॉरेन मार्केट में भी वस्तु को सेल करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है, उसको प्रोत्साहित करना जरूरी है। तो ये रहा। और अगर उसको जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो इंडिया में पे करा है, वो भी वहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो क्या है एक्सपेंसेस है, यहाँ से सीधा माल आपने वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया और सीधा उनको वहाँ पे कस्टमर को मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस आपको जाता है, उसको लाइसेंस इम्पोर्ट लाइसेंस आपका, उसे अगर आप सेल करते हैं तो भी आपको लाभ हो सकता है। इसी तरह से रिबेट मिल सकती है इनकम टैक्स में आपको, और एक्साइज और सेल्स टैक्स से भी आपको जो है गवर्नमेंट कई बार मुक्ति दे सकती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस में आपका जो है माल वहाँ पर इस तरह से सेल होता है। अब अगर आपको वहाँ पे विक्रय मूल्य निर्धारण करना है वस्तु का, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप वहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को कैप्चर करने के लिए बच्चों आपको मैंने बताया था वापस, क्योंकि आप एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आप एमकॉम एबीएसटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। दो तरह की, एक तो टोटल कॉस्टिंग और दूसरी जिसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर ही आपको फॉरेन में वस्तु बेचनी चाहिए, टोटल कॉस्ट के आधार पर नहीं। आप सोचेंगे हमें वहाँ से फिक्स के चार्जेस भी वहीं से हम बियर करें, तो ये सही नहीं होगा। आपको मार्केट को कैप्चर करना है तो आप उसको एब्जॉर्प्शन की बजाय आप मार्जिनल को यूज़ करेंगे। मार्जिनल का मतलब आप वेरिएबल कॉस्ट पे उसको वहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, यानी आपकी वेरिएबल चार्ज हो गई, वेरिएबल आपको मिल गई, फिक्स नहीं भी मिल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रोडक्शन को ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोडक्ट्स है ना, इंटरलिंक्ड प्रोडक्ट्स जो है आप उसके सेल कर सकते हैं। आपने एक चीज़ सेल की, उसके से रिलेटेड कुछ ऐसे और आइटम है जो कि एंसिलरी आइटम्स है, वो भी साथ में उसके जो आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप वहाँ पे कम क्षमता पे भी कार्य कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी जो पूरी क्षमता उसको आप यूज़ करें, उसकी कम कैपेसिटी पे भी आप काम कर सकते हैं। तो निर्यात वस्तु विनिमय के आधार पर भी आप कर सकते हैं। तो विदेश के लिए जो वस्तु का निर्धारण है वो आपने समझ लिया कि उसे हमें मार्जिनल पे ही करना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों की कैसे सॉल्व करना है। एक कंपनी है जो कि अपनी वर्तमान क्षमता के 90% पर काम कर रही है, ठीक है, और प्रतिवर्ष 90% क्षमता समझते हैं आप, उसकी कैपेसिटी 15 लाख इकाई बनाने की है, 20 लाख इकाई बनाने की है, तो वो 90% क्षमता पे काम कर रही है और प्रतिवर्ष 13,500 इकाई बना रही है। दैट मीन्स ये उसकी 90% क्षमता है, तो पूरी 100% क्षमता कितनी होगी, वो 15,000 इकाइयाँ बना सकती है। उसने लोशील बजटरी नियंत्रण पद्धति अपना रखी है, फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम अपना रखा है, और मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसका कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकती है। तो उसकी जब बजट में निम्न हमें जो है डेटा प्राप्त हो रहे हैं। अब ये डेटा देखिए, आप सेल्स आपको दे रखी 15 लाख और 16 लाख, 90% में आती है 15 लाख और उसमें जाती है सेल आपकी 16 लाख। ओवरहेड्स आपको दिए बच्चों, यहाँ पे सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं। सेमी फिक्स्ड क्या होता है, जिसमें कुछ तो फिक्स्ड पार्ट होता है उसका, कुछ वेरिएबल होता है। इसी तरह से आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए
और तीसरा आपको वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिए। तो ये सारे जो ओवरहेड्स आपको टोटल ओवरहेड्स दिए गए हैं। उत्पादित क्षमता 90% कार्य क्षमता पे आपकी 13,500 इकाई बन रही है और 100% पे 15,000 इकाई बन रही है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ समझा। वर्तमान दशाओं में प्रति इकाई श्रम और लागत की इकाई जो है, इस सामग्री की लागत स्थिर है और लाभ जो है उसका मार्जिन कितना है, 10% है। वर्तमान क्षमता को 100% तक बढ़ाना है आपको। एक तो 100% तक बढ़ाएंगे तो फिर आपको ये भी बताना है कि अगर आप बढ़ाते हैं तो भेदात्मक लागत क्या होगी, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी। डिफरेंशियल मतलब आपने कैपेसिटी 13,500 की बनाई, 90% पर फिर से 100 पे ले गए, तो ये 15 से कहीं जो एक्स्ट्रा बनाई उसकी डिफरेंशियल कॉस्ट क्या आ रही है ना, वो आपको निकालनी होगी कि विभेदात्मक इकाई। इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विदेश में घरेलू मूल्य जो है विदेश में वो आपके होम मार्केट से कम है, और इस तरह से वहाँ पे जो है आप इन 15 से के लिए आपको वहाँ पे जो है अगर उसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बताइए उसकी रेट आपको क्या रखनी चाहिए। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन में चीज़ें निकालनी। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। इसका आप खुद भी अपने आप करके देखिएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, सिंपल है। आप इसको देखिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस पे 90% पे आपकी यूनिट्स की क्षमता है 13,500, 100% की क्षमता 15,000 और डिफरेंशियल कॉस्ट हो गई 15 से इकाई की। अब प्राइम कॉस्ट आपको इसमें कैलकुलेट करनी होगी। प्राइम कॉस्ट का निकालने का स्टेप क्या होगा, आपको सेल्स देखनी है 90% पे सेल्स कितनी है। आपकी सेल्स है 15 लाख की, 15 लाख में से आपको कहा गया कि मार्जिन इसको हो रहा है 10% का, तो 15 लाख का जो 10% वो कितना आता है, 1.5 लाख। तो 15 लाख में से 1.5 लाख माइनस किया आपने तो 13.5 लाख आते हैं टोटल कॉस्ट। इसमें से आप लेस ओवरहेड्स करिए, तो लेस आप ओवरहेड्स करेंगे तो ये ओवरहेड हो जाएंगे आपके 9,97,500, 3,01,500 और 1,44,000। तीनों को जोड़ के ओवरहेड्स को माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट में से, तो आपके पास में क्या होगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट आती है 8,07,000 की। देखिए नीचे इसमें क्वेश्चन सॉल्व इलस्ट्रेशन लिया है, ये 8,07,000। पहले बच्चों आप सोल्ड जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर सोल्ड इलस्ट्रेशन आते हैं। फिर उसके प्रैक्टिस करने के लिए आप जो अनसोल्ड भी जितने कर सकते हैं वो करिएगा, लेकिन सोल्ड इलस्ट्रेशन को आपको किसी भी एक भी इलस्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में वो रिपीट होते हैं। चलिए, तो ये प्राइम कॉस्ट होगी आपकी 8,07,000। ओवरहेड्स आपको दे ही रखे थे, इन सबको जोड़ी तो ये हुई टोटल कॉस्ट। तो 13,500 पे बच्चों देखिए कॉस्ट आ रही 13,50,000, 15 लाख पे आ रही 14,58,767। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। ये आपका आंसर है। अब आपसे आगे कि मिनिमम यूनिट प्राइस कितनी रखें अपन, तो 1,08,767 में 15 से इकाई का भाग दें तो वहाँ पर आपको एक यूनिट की कॉस्ट आती है 72.51। ठीक है ये। अब देखिए इसकी टिप्पणी ध्यान से पढ़िए आप। उपरोक्त मूल्य निर्धारण विश्लेषण में यह मान लिया गया कि न तो अतिरिक्त पूंजी का विनियोग आवश्यक है, न ही निर्यात का कोई व्यय होगा। ये मान रहे हैं हम, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो निर्यात व्यय भी आपको उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट में जोड़ने पड़ेंगे। यह भी माना गया कि निर्यात मूल्य का कोई भी प्रभाव घरेलू मार्केट में नहीं पड़ेगा और यहाँ पर उत्पाद अपने पूरे मूल्य पर ही बिकता रहेगा। इस संदर्भ में एक मान्यता ये भी कि इस दिशा में आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं कि इस उत्पाद की डंपिंग पुनः भारत में ही न हो जाए। ये भी पूरे उपाय कर लिए गए कि इसकी जो है भारत में जो है डंपिंग इसकी वापस से नहीं की जाए, वहीं पर ही कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे घरेलू बाजार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो पुराने मूल्य पे माल को आप सेल करते रहेंगे। ये सब एजम्पशन के बेस पे हमने जो है निर्यात का ये क्वेश्चन किया है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस करते रहिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं, मेहनत आपको करनी होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।